गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सोनिया अवस्थी बीएलएड सेकंड में आज बीएलएड सेकंड हिंदी में आज का हमारा टॉपिक है तद्भव और तत्सम। ठीक है। अभी तक कल हमने क्या पढ़ा था, उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ा था। उसके बाद में आज का जो हम पढ़ाएंगे, आज हमारा टॉपिक है तद्भव और तत्सम। अब देखिए, सबसे पहले तत्सम किसे कहते हैं। ठीक है। अब आप लोग जैसे पढ़ते हैं, कोई कुछ भी पढ़ते हैं, कोई काव्य पढ़ते हैं या कोई गद्य का चैप्टर पढ़ते हैं, तो उसमें कुछ शब्द ऐसे आते हैं जो क्या होता है, संस्कृत में शब्द दिखाई पड़ संस्कृत में होते हैं। ठीक है। जैसे एक समय आप देख लीजिए कि अग्नि, अग्नि का प्रयोग जैसे हो गया, पढ़ते पढ़ते किसी बीच में आप अग्नि शब्द का प्रयोग हो गया, या मनुष्य शब्द का प्रयोग हो गया, या दुग्ध शब्द का प्रयोग। इस तरह से जो ये हमारे हिंदी में ये शब्द आते हैं, तो ये हमारे क्या है, ये तत्सम शब्द है। और ये तत्सम शब्द हमारे संस्कृत शब्दों से लिए गए हैं डायरेक्ट। जैसे मतलब जैसे ये है शब्द संस्कृत से, वैसे ही ये लेकर के हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं, उसमें किसी प्रकार का भी परिवर्तन, मतलब जरा सा भी। यहाँ पे जैसे लिखा है कि तत्सम शब्द वे शब्द हैं जिनके रूप में लेस मात्र भी परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है। वो संस्कृत में जैसे प्रयुक्त होते, वैसे ही उनको हिंदी में ला करके प्रयोग किया जाता है। ठीक है। कई जगह हमने देखा है, जैसे अग्नि का प्रयोग कर देते हैं, या सांप का प्रयोग है तो सर्प का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है। वैसे ही पानी की जगह जल का प्रयोग कर देते हैं, है ना, जल लेके आओ। या वैसे ही कहेंगे पवन, है ना। ये सब क्या है, हमारे संस्कृत के शब्द हैं, और संस्कृत से इनको लिया गया है और ये हिंदी में प्रयुक्त हुए हैं। जैसा कि आप लोग को पहले भी हमने बताया है कि पहले हम लोगों की भाषा क्या थी, संस्कृत थी, है ना। हम लोग संस्कृत भाषा में वार्तालाप करते थे। ठीक है। फिर ये धीरे धीरे प्राकृत अपभ्रंश और पाली भाषा को पार करते करते ये हमारे हिंदी रूप में हमारे सामने आई। लेकिन क्या हुआ, तब भी इसमें क्या है, संस्कृत के कुछ शब्द दिखाई पड़ते हैं। ठीक है। तो ये है हमारा तत्सम शब्द। संस्कृत से हिंदी में इन शब्दों को ज्यों का त्यों ले लिया गया है। जैसे कि हाँ, इसमें लिखा भी है आपकी बुक में कि तत्सम शब्द वे शब्द हैं जिनके रूप में लेस मात्र भी परिवर्तन नहीं हुआ है। संस्कृत से हिंदी में इन शब्दों को ज्यों का त्यों ले लिया गया है। मतलब ये जैसे शब्द हैं वैसे ही उनको हिंदी में प्रयोग किया गया है। जैसे अभी हमने उदाहरण के रूप में बताया है, जैसे जल है, मनुष्य है, सर्प है, अग्नि है, दुग्ध है, घृत है ना। तो इस तरह से के शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। अब तत्सम शब्द जैसे कुछ थोड़ा इसमें नीचे आप लोग के अभी आगे दिया हुआ है कि तत्सम शब्दों को तत्सम शब्द को दिए हुए होंगे, उनका लिखना होगा कि इन तत्सम शब्दों का आप तद्भव रूप बताइए। ठीक है। और उसके बाद में कुछ तद्भव रूप दिए होंगे और उनका बताया जाएगा कि ये बस यही इतना ही आएगा कि इन तत्सम शब्दों का तद्भव रूप लिखिए, या तद्भव शब्द दे दिए जाएंगे और बोला जाएगा कि इनका तत्सम रूप लिखिए। ठीक है। तो ज़्यादातर जो जो हम लोग प्रयोग करते हैं जिन शब्दों का, ज़्यादातर घर में भी हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। हिंदी भाषा अगर बोलते हैं हम लोग, हिंदी भाषा का शुद्ध हिंदी का प्रयोग अगर हम लोग करते हैं, तो हम लोग को ये समझने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि ये कौन सा शब्द संस्कृत का है और कौन सा हिंदी का शब्द है। ठीक है। अब यहाँ पे हाँ, देखिए, अब यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं, जैसे तत्सम का तद्भव रूप। ठीक है। तो अब तत्सम के शब्द कुछ है, जैसे अगम में बोला गया है। अगम में का क्या होता है, अगम। फिर है अक्षर, अक्षर का शब्द देखिए यहाँ पे तद्भव रूप क्या होगा, अक्षर। फिर अमृत, हम लोग अमृत हिंदी शब्द में प्रयोग करते हैं अमृत का। तो संस्कृत में जैसे हम प्रयोग करेंगे, उसका तद्भव रूप कहीं कहीं देखने का को मिलता है, जैसे तद्भव का तत्समय प्रयोग जैसे होता है अमृत का अमीर। ठीक है। तो उसी तरह से हिंदी में जो ये शब्द प्रयोग किए गए हैं, इनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। मतलब कहने का मतलब जो संस्कृत से के शब्द दिखाई पड़ते हैं वो होते हैं हमारे तत्सम शब्द, और जो शुद्ध हिंदी में होते हैं वो हमारे होते हैं तद्भव शब्द। तो यहाँ पे जैसे लिखा है तत्सम से तद्भव रूप बनाना है अगर शब्द का, तो यहाँ पे जैसे ये तत्सम है, क्या अगम में तत्सम है और अगम तद्भव है। उसी तरह से अक्षर, ये तत्सम है और अक्षर तद्भव है। अमृत तत्सम है, अमी तद्भव है। उसी तरह से अंधकार तत्सम है और अंधेरा
तद्भव है। तो ये यहाँ पे नीचे कुछ शब्द दिए हुए हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद में अब हम आगे चलते हैं तद्भव। तद्भव तद्भव शब्द वे होते हैं, अब जैसे हमने तत्सम बताया है, तत्सम के साथ तत्सम के साथ ही हमने बता दिया है कि तद्भव शब्द किसे कहते हैं, तद्भव किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आप परिभाषा देख लीजिए, आपके बुक में जो लिखी हुई है कि तद्भव शब्द वे शब्द हैं जिनका रूप परिवर्तन हो चुका है, संस्कृत के शुद्ध शब्दों से निकले विकृत या विकसित शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब संस्कृत के उन शब्दों को जो थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, संस्कृत के उन शब्दों को जो थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं, अब देखिए तद्भव शब्द दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे है तद्भव शब्द क्या है, दूध, दूध है, और शाम है, सूरज है, हड्डी है, ओट है, चांद है। तो इन सब का अगर हम तत्सम रूप बनाएंगे तो क्या बनेगा, दूध का दुग्ध होगा, शाम का सायं होगा, सूरज का सूर्य होगा, हड्डी का अस्थि होगा, है ना, और ओट का ओष्ठ होगा, फिर वैसे ही चांद का चंद्र होगा, रात का रात्रि होगा। इस तरह से हम लोग जो है ये तद्भव और तत्सम समझ में आएगा। अब अगर आप दूसरे रूप में समझना चाहें तो ऐसे इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो पढ़ते पढ़ते जो हमारा गद्य पढ़ रहे हो या काव्य पढ़ रहे हो, तो उसमें जो शब्द हमको संस्कृत के लग रहे हो वो समझ लीजिए तत्सम है, और जो थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ में संस्कृत से लिए गए लेकिन हिंदी रूप उनका आया है, तो उनको हम तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है, तो ये तो आज हमारा हो गया है तद्भव और तत्सम। ठीक है, उसके बाद में हम आते हैं, अब हमारा तीसरा टॉपिक क्या है। दो टॉपिक तो हम पढ़ चुके हैं, तद्भव और तत्सम। तीसरा टॉपिक जो है वो है हमारा वर्तनी। अब देखिए वर्तनी हम किसे कहते हैं। वर्तनी का मतलब है जैसे हम भाषा को पहचानने के लिए या भाषा को बोलने के लिए, जिस भाषा में हम लोग वार्तालाप कर रहे हैं उस भाषा को बोलने और लिखने के लिए क्या करते हैं, लिखने जो कुछ चिन्ह जो दिए हैं, चिन्हों के माध्यम से हम लोग लिखते हैं। लेकिन लिखने का भी एक तरीका होता है, जो चिन्ह निर्धारित किए गए हैं उसको क्या कहते हैं, हम लोग शब्दों के माध्यम से व्यक्त करते हैं, शब्दों के माध्यम से, और उसके बाद में फिर वाक्यों में। लेकिन ये होता है कि हम लोग उन शब्दों को कैसे हम लोग वाक्य में प्रयुक्त करते हैं या कैसे हम वर्ण से शब्द में प्रयुक्त करते हैं, तो इसका जो है इसकी शुद्ध वर्तनी चाहिए। ठीक है, भाषा के मानक रूप से भिन्न प्रयोग अशुद्ध कहा जाएगा। मतलब आप अपनी बुक से देख लीजिए, इसमें जो लिखा है कि ध्वनि, शब्द तथा वाक्य प्रयोग के स्तर पर प्रत्येक भाषा का एक मानक रूप होता है। बोलने तथा लिखने में उस भाषा का प्रयोग करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, उस भाषा का प्रयोग करने वाले सभी लोग उसके एक सर्वमान्य रूप का ही प्रयोग करते हैं। ठीक, भाषा के मानक रूप से भिन्न प्रयोग क्या होता है, अशुद्ध कहा जाएगा, है ना। अगर जो हमारे जो भाषा के लिए जो निर्धारित किया गया है, अगर उसके विपरीत हम जाएंगे तो हमारी वर्तनी क्या होगी, अशुद्ध हो जाएगी, और हमारी भाषा क्या हो जाएगी, भाषा शुद्ध नहीं रह जाएगी, अशुद्ध हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से हम लोग वर्तनी को समझ लें। अब फिर से आपको हम एक बार बता रहे हैं कि प्रत्येक भाषा की, फिर से एक बार देख लीजिए कि प्रत्येक भाषा की अपनी मूल ध्वनियाँ होती हैं। ध्वनियों को उनके लिए निश्चित चिन्ह विशेषों के माध्यम से अभिव्यक्त करने को शुद्ध वर्तनी कहते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया है कि प्रत्येक भाषा की अपनी मूल ध्वनियाँ होती हैं। जैसे हम जो बोलते हैं तो हमारे मुख से क्या ध्वनियाँ निकलती हैं, उन्हीं ध्वनियों के माध्यम से जो हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, और दूसरा उन्हीं ध्वनियों को सुन करके ये समझता है कि हाँ यह क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, या हमसे क्या क्या बोल रहा है। ठीक है, फिर उसी से हाँ, तो इस तरह से किसी भी भाषा के सर्वमान्य रूप की रक्षा के लिए सबसे पहले आवश्यकता है उसके शुद्ध उच्चारण की होती है। जैसा कि आपके नोट्स में लिखा है, भाषा का शुद्ध लेखन शुद्ध उच्चारण पर निर्भर करता है। जब आप शुद्ध रूप से लिखेंगे भाषा को, तभी उसका आप शुद्ध रूप से उच्चारण करेंगे। ठीक है, जैसे कि संस्कृत भाषा का ये होता है कि आप अपने अगर उसको शुद्ध रूप में लिखा नहीं है तो वो आप उसका
जो अनुवाद करेंगे तो वो आप नहीं कर पाएंगे। उसका उच्चारण जब आप करेंगे तो वो उच्चारण शुद्ध नहीं होगा। संस्कृत हो या हिंदी हो, अगर शुद्ध लिखा होगा तभी आप शुद्ध से उसका प्रयोग करेंगे, और जब शुद्ध रूप से आप उसका प्रयोग करेंगे तभी उसके अर्थ को आप समझ सकेंगे। हिंदी भाषा उसके उच्चारण के अनुसार लिखी जाती है। हिंदी ध्वन्यात्मक अथवा नादानुगम, मतलब कहने का मतलब भाषा कोई भी हो, हिंदी हो या संस्कृत है, जब तक ध्वन्यात्मक नहीं होगी तब तक दूसरों तक आवाज़ नहीं जाएगी। जैसे हम बोल रहे हैं, वर्तनी के विषय में बता रहे हैं, तो हमारे मुंह से क्या है, ध्वनियाँ निकल रही हैं, ठीक है। और जब हम शुद्ध बोलेंगे तभी आप शुद्ध लिखेंगे, जब शुद्ध लिखेंगे तभी आप शुद्ध उसका उच्चारण करेंगे। भाषा के शुद्ध उच्चारण पर ध्यान देना आवश्यक है। अनेक बार क्षेत्रीय प्रभाव के कारण, प्रमाद के कारण अथवा व्याकरण की अज्ञानता के कारण कई त्रुटियां होती हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी क्षेत्र में दूसरे क्षेत्र में जाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, अगर कोई बोल रहा तो उसी की भाषा को हम क्या करते हैं, उच्चरित करने की कोशिश करते हैं, उसी की भाषा को हम बोलने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या होता है, अगर जरा सा भी शब्दों का हेरफेर, इधर उधर शब्द जरा सा भी हो गया तो समझ लीजिए हमारी भाषा बिल्कुल वो हो जाती है, क्या, अशुद्ध हो जाती है, ठीक है। उसका हम लोग अशुद्ध भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं। तो इसी तरह से जैसे आप एक उदाहरण हम आपको बता रहे हैं कि जैसे हम लोगों ने क्या कहा, सकल कहा, सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं, जैसे हमने ऐसा इतना बोल दिया, ठीक है। तो ये सकल मतलब क्या हुआ, इस पंक्ति में सकल का अर्थ क्या होता है, सकल का मतलब होता है संपूर्ण, ठीक है, सारा, संपूर्ण या सारा। तो हम यहाँ पे कौन से सा का प्रयोग करेंगे, सकल में, सकल में हम लोग दंती या सपेरा वाला सा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। दंती सा, दंती सा किसको कहते हैं, सपेरा वाले सा को, है ना। तो इस तरह से अगर हमने सकल दूसरे तरह से यहीं पे अगर हमने सा कौन सा प्रयोग कर दिया, सलगम वाला सा, ठीक है। सलगम वाला, अगर सकल में हमने सलगम वाला सा प्रयोग कर दिया तो क्या होगा, हमारा चेहरा आ जाएगा, है ना। हमारा अर्थ परिवर्तित हो जाए, एक शब्द एक अक्षर से देखिए पूरा अर्थ परिवर्तन हो जाता है ना। तो अगर सलगम वाला सा हम उसमें शकल में लगाएंगे तो उसका अर्थ क्या होगा, हमारे फेस को लेकर होता है, जैसे हमारा चेहरा जो है ना, कि कहते नहीं क्या कि अरे तुम इतने बड़े हो कि अपनी शकल देख लो, है ना, कहते ना शकल देख लो, तो वही शकल क्या होता है, हमारा चेहरा होता है, हमारा फेस होता है। और अभी हमने जो वाला सकल बताया तो क्या है, जैसे आप लोग रामायण पढ़ते हैं तो क्या, सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं, ठीक है। तो ये हमारा सकल हो गया, संपूर्ण सारा संसार, कि इस संसार में सब कुछ है, लेकिन क्या है, जो जिसने अच्छे कर्म नहीं किए हैं वो उसकी प्राप्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि इस संसार में तो हर चीज़ है, हर चीज़ उपलब्ध है, लेकिन क्या है, जिसका भाग्य इच्छा है उसी को मिलता है वो चीज़, है ना। तो ये हमारा है वर्तनी, हमने क्या पढ़ा है, वर्तनी। अब देखिए यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं, जैसे आ की मात्रा का वो हो जाता है, जैसे हम लोग बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो क्या कहेंगे, जैसे हम लोग बोलते हैं अशुद्ध शब्द क्या है, अगामी, अशुद्ध शब्द यहाँ पे अगामी, अगामी, अगामी का देखिए, अगामी का कोई अर्थ यहाँ पे नहीं निकलता है। और शुद्ध शब्द क्या है इसका, ये शुद्ध शब्द है आगामी, ठीक। वैसे ही जैसे अजीवन, जैसे बोलते तो लोग साफ हैं, सही बोलेंगे, जैसे बोलते हैं आजीवन, ठीक है, लेकिन लिखने में अगर वर्तनी सही नहीं होगी, आ की मात्रा अगर हटा दिया है तो ये हमारा शब्द क्या बनेगा, अशुद्ध शब्द बनेगा। जैसे आजीवन का तो अर्थ है, क्या होता है आजीवन, माने आजीवन का अर्थ होता है जीवन भर, ठीक है। अगर इसी को हम छोटे आ के रूप में परिवर्तित कर देंगे, छोटे आ के रूप में इसको लिखेंगे छोटा लगा के, तो हमारा क्या बन जाएगा, अजीवन। तो इसका हमारा कोई सार्थक शब्द नहीं बनता है, ठीक है। वैसे ही जैसे लोग कहते हैं नाराज है, अब कभी कभी पंजाबी लोग नाराज बोलने लगते हैं, कि बोलते हैं तो आप लोग आपस में पंजाबियों को बात करते हुए देखिए तो क्या कहेंगे, नाराज है ना। लेकिन नाराज है, नाराज का मतलब ये जो है ये अशुद्ध शब्द है, इसका अर्थ नहीं होता है, जबकि शुद्ध शब्द क्या है, नाराज, है ना। वैसे ही अगर आप लोग भावार्थ लिखना है तो भावार्थ तो शुद्ध शब्द है, लेकिन क्या लिखते, भवार्थ, है ना। तो ये है आ की मात्रा का। आगे दिया हुआ है जैसे आधीन और अधीन। आधीन क्या है, आधीन अशुद्ध शब्द है और अधीन है अशुद्ध शब्द, ठीक है। तो उसके बाद में जैसे कहेंगे
अत्यधिक, अत्यधिक तो शुद्ध शब्द होता है, और अत्याधिक अगर या में आपने मात्रा लगा दी तो क्या है, यह अशुद्ध शब्द हो जाएगा। उसी तरह से हस्तक्षेप, हस्तक्षेप है ना, हस्तक्षेप तो शुद्ध शब्द है। फिर हस्ताक्षेप, तो यहाँ पे आ की मात्रा लगा दिया है तो यहाँ पे क्या होगा, अशुद्ध शब्द हो जाएगा। वैसे अतिथि है, अतिथि, अतिथि में मतलब देखिए ता पर भी छोटी छोटी की मात्रा होगी और था पर भी छोटी की मात्रा होगी। अगर इसी को हम क्या करेंगे, बड़ी की मात्रा लगा देंगे था पर, तो हमारा शब्द अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद में क्या है, यहाँ पे देखिए कालिदास, कालिदास, तो इसमें क्या लिखा है, कालिदास, हमारे जो महाकवि संस्कृत के हैं उनका ये नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अभी देखिए, अब इसका क्या है, नाम अगर उच्चारण करना है तो इसको बोलते तो सब लोग वही कालिदास बोल देंगे, लेकिन क्या है, जब उसको लिखेंगे तो लिखने में मात्राओं का हेरफेर हो जाता है। और उसमें क्या लिखेंगे, ज़्यादातर आजकल के बच्चों में हिंदी में ये अशुद्धियाँ बहुत पाई जाती हैं। हिंदी या संस्कृत में जो भी है, ये अशुद्धियाँ बहुत पाई जाती हैं मात्राओं का। बस मात्राओं में क्या होता है, छोटी ई का बड़ी कर दिया और बड़े आ का छोटा आ कर दिया, छोटे आ को बड़ा आ कर दिया। इस तरह से जो है अशुद्धियाँ हो जाती हैं, है ना। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि हमारा जो है शब्दों की मात्राओं में जरा सा भी अगर हमने किसी शब्द का जैसे षटकोण वाला सा लिख दिया, या जो है ता की जगह था का प्रयोग कर दिया, है ना। जैसे क्या कभी कभी ऐसा होता है कि जहाँ पे था का प्रयोग करना होता है वहाँ पे हम लोग ता का प्रयोग कर देते हैं। तो इस तरह से बस वर्तनी पर बहुत ध्यान देना चाहिए, है ना। अगर आप लिख रहे हैं, चलिए बोलने में तो थोड़ा सा चल जाता है, लेकिन लिखने में तो वर्तनी जो है शुद्ध होनी चाहिए। एक बार फिर से हम वर्तनी को दोहरा दे रहे हैं। जैसे देखिए प्रत्येक भाषा की अपनी मूल ध्वनियाँ होती हैं। ठीक है, वर्तनी को एक बार हम फिर से दोहरा दे रहे हैं अपने हिसाब से, कि प्रत्येक भाषा की अपनी मूल ध्वनियाँ होती हैं। ठीक है, ध्वनियों को उनके लिए निश्चित चिन्ह विशेषों के माध्यम से अभिव्यक्त करने को शुद्ध वर्तनी कहते हैं। किसी भाषा के सर्वमान्य रूप की रक्षा के लिए सबसे पहली आवश्यकता उसके शुद्ध उच्चारण की होती है। ठीक है, जब शुद्ध उच्चारण आप करेंगे तभी उसका शुद्ध अर्थ निकलेगा। ठीक है, फिर क्या है, हाँ, किसी भाषा के सर्वमान्य रूप की रक्षा के लिए सबसे पहली आवश्यकता उसके शुद्ध उच्चारण की होती है, और दूसरी आवश्यकता क्या होती है, उसकी शुद्ध वर्तनी की। ठीक है, कभी कभी तो शब्दों की अशुद्ध वर्तनी से उनका अर्थ बदल जाता है। जैसे अभी हमने सकल और शकल का अर्थ बताया है कि किस तरह से अर्थ परिवर्तित हो गया है, कि जैसे सकल है और शकल है, उसमें सा का हेर फेर हो गया है। जैसे षटकोण वाले वो दंती वाला सा जो है उसकी जगह पे अगर हमने सलगम वाला सा प्रयोग कर दिया तो दोनों का अर्थ परिवर्तन हो जाएगा, है ना। फिर है भाषा के मौखिक रूप की रक्षा के लिए भी शुद्ध वर्तनी आवश्यक होती है। मतलब भाषा के मौखिक रूप की रक्षा के लिए, मौखिक रूप का मतलब क्या होता है, आप जब शुद्ध बोलेंगे तभी लोग उसको सुनेंगे और शुद्ध उसका अर्थ जो है अर्थ निकालेंगे, शुद्ध रूप से उसका अर्थ निकालेंगे। ठीक है, तभी आपके विचारों को वो समझ पाएंगे, तभी आपके भावों को समझ पाएंगे जब आप शुद्ध रूप से बोलेंगे। तो क्या बताया है कि भाषा के मौखिक रूप की रक्षा के लिए शुद्ध वर्तनी आवश्यक होती है। हम जानते हैं कि उच्चारण और वर्तनी, इसीलिए क्या कहा गया है कि उच्चारण और वर्तनी एक दूसरे पर आधारित है। तो यही है, भाषा के शुद्ध उच्चारण पर हम लोग को ध्यान देना चाहिए। अनेक जो है, और भाषा के विद्यार्थियों को ऐसी अशुद्धियों से सदैव बचना चाहिए। ठीक है, जैसे कि क्या था, हम लोग संस्कृत भाषा का पहले प्रयोग करते थे, हम लोग संस्कृत भाषा ही बोलते थे पहले। शुरुआत जो हुई हमारी भाषा की तो संस्कृत भाषा से हुई थी, लेकिन इसमें व्याकरण के नियम इतने ज़्यादा इसके थे कि लोग शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते थे। जब भाषा के जो संस्कृत भाषा के नियम थे, व्याकरण के नियमों से बद्ध भाषा थी संस्कृत भाषा। ठीक है, तो लोग इसका शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते थे। जब शुद्ध उच्चारण नहीं करेंगे तो उसका अर्थ शुद्ध नहीं निकलता था। इसीलिए क्या हुआ, धीरे धीरे ये हमारे हिंदी रूप में परिवर्तित हो गया और हम लोग हिंदी भाषा को बोलते हैं और हिंदी भाषा को समझते हैं। ठीक है, और यही भाषा हमारे मातृभाषा के रूप में आज जानी जाती है। ठीक है, इस तरह से
जो है आज हमारे 3 टॉपिक हो गए हैं। 3 टॉपिक कौन कौन से हुए हैं? हमारा जो है तद्भव, तत्सम और वर्तनी। ठीक है, आज हम यहीं पे आपकी क्लास समाप्त करते हैं। कल